वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल स्टूडेंट। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अब तक से हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखा, एमॉर्फस सॉलिड को देखा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि उसके 4 भाग होते हैं, चारों के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्रिस्टल लैटिस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए आगे कुछ क्वेश्चन और आगे की बात। ओके, तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड से संबंधित कुछ आपके परीक्षा के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फ्लोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब नाम दिया है जैसे पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटासियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबरग्लास एंड कॉपर। तो आपको शुरू में जब हमें पढ़ाया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। तो उस एग्जाम्पल के आधार पर भी आप इसको साइड कर सकते हैं और ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना होगा। तो मैंने क्या किया है कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ लिख करके, एमॉर्फस सॉलिड के अंदर कौन कौन आएगा, ये पोर्शन आएगा पॉलीयूरेथेन। इसके बाद में यहाँ देखिए ये टेफ्लॉन जो पॉलीमर है, जितना भी पॉलीमर होगा सब इसके अंदर आ जाएगा, टेफ्लॉन है। सेलोफेन भी इसके अंदर आ जाएगा और पॉलीविनाइल क्लोराइड भी पॉलीमर है, ये भी आ जाएगा। तो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर ए, इसके बाद में देखिए यहाँ पर डी, डी के बाद में एफ और एफ के बाद में जी। तो ऐसे आप लिखते हैं, आप उसको उतार लीजिएगा नाम लिख करके, हम यहाँ ABCD करके लिखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को लिखते समय आपको 4 गो सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स बताए हैं उस पर दिमाग में रखिएगा। उसको पहले साइड कर लीजिएगा, जो बच जाएगा एमॉर्फस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर ए नेफ्थलीन जो है ये कोवैलेंट सॉलिड है, ये बेंजोइक एसिड जो है ये भी कोवैलेंट सॉलिड है, इसको साइड कर लीजिए। पोटासियम नाइट्रेट आपको बताए थे कि फर्स्ट के और सेकेंड के ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, तो ये आयनिक में ही आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए फाइबर ग्लास और कॉपर, एक कॉपर मेटालिक हो जाएगा, फाइबर ग्लास भी इसमें आता है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसमें कौन कौन हो सकता है, देखिए बी, हमने बी लिखा है। बी के बाद में सी बेंजोइक एसिड, इसके बाद में ई, यहाँ ही लिख दिए हैं पोटासियम नाइट्रेट, और इसके बाद में एच फाइबर ग्लास, और लास्ट में आई है कॉपर। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे भी, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के दो एग्जाम्पल दें, या फिर इस तरह से कोई दे देगा, आप इसमें कहेगा कि कौन एमॉर्फस और कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस तरह से जितने भी आपके कॉपी में आप नोट कर चुके हैं, जितने मैं पढ़ा चुका हूं, जितना एग्जाम्पल है वो सारा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा इतना में से। दूसरा क्वेश्चन है कि इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। कहता है कि आयनिक सॉलिड की जो कंडक्टिविटी होती है या आयन के उपस्थिति के कारण होता है। हमने बताया था आयनिक सॉलिड में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयन होते हैं। तो क्या उस आयन के चलते इसकी कंडक्टिविटी होती है। देखिए आयन हो, लेकिन उस आयन में अगर मोबिलिटी नहीं हो तो कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। आप करंट भी पढ़े हैं, है ना, कि आप करंट को मतलब कि मैंने कंडक्टिविटी के लिए हमको चार्ज कैरियर का होना चाहिए। आपको आप पे पढ़े हुएगा पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वगैरह फिजिक्स के टीचर से भी। तो मैंने यहाँ क्या बातें लिखी हैं कि नो नहीं, मैंने कहने का मतलब है कि आयनिक सॉलिड के कंडक्टिविटी के लिए केवल आयन के उपस्थिति में होता है। कहने का मतलब आयन की उपस्थिति होता है। मैंने लिखा है कि नो नहीं, इट इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयन। आयन हो लेकिन आयन में अगर मोबिलिटी नहीं है तब तक से वो कंडक्टिव नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा कि इज द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड, क्या आयनिक सॉलिड की कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो नो, इट इज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयन। जब तक से उस आयन में मोबिलिटी नहीं होगी तब तक से कंडक्टिव नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ मैंने ऐसे लिखा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला लाइन। दूसरी बात क्या है कि इट इज ऑल्सो मेलेबल एंड डक्टाइल, प्रिडिक्ट इट्स नेचर।
कहता है किसमें मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। तो बताइए कि वो कौन सा सॉलिड है। आप पूरे सॉलिड 4 सॉलिड पर आपको ध्यान देना है। कौन कौन सॉलिड पर ध्यान देना है? आप आयनिक सॉलिड को देखिए, इसके बाद कोवेलेंट सॉलिड को देखिए, मोलिकुलर सॉलिड को देखिए, मेटालिक सॉलिड को देखिए। तो देखिए मेटल में उसमें मेलाबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ये आप पढ़े हैं, ठीक ना। अब जैसा ही आप जानते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर होता है, और दूसरी बात इसमें क्या लिखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये तो सीधे मेटालिक सॉलिड में आ गया। तो ये सीधी से इसको पढ़ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतना चीज आपके पास अगर स्टोर रहेगा माइंड में बातें, तो आप यहाँ पकड़ लीजिएगा। तो ये मेटालिक सॉलिड। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इसमें का कि ए सॉलिड सबस्टांस इज वेरी हार्ड। कहते हैं एक सॉलिड है जो बहुत हार्ड होता है, एंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। सॉलिड और मोल्टेन स्टेट दोनों ही अवस्था में बैड कंडक्टर होता है, किंतु हार्ड होता है। कहता है कि हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो सॉलिड का नेचर क्या होगा, उस सॉलिड किस तरह का होगा? जरा आप सोचिए कि हार्ड किस में हमने बताया था। मैंने आपको कोवेलेंट सॉलिड बताया था कि उसमें हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, और उसमें क्या होता है कि बैड कंडक्टर होता है, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट को छोड़ करके जो सॉफ्ट होता है, बाकी सब क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड कैरेक्टर आपको इस लाइन से पता चल जाता है कि इसमें कौन होगा, कोवेलेंट सॉलिड। तो इस तरह से बातें दिमाग में आपको रखना होगा, मतलब कि तो ये सारा बात नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, इसे क्वेश्चन है कि गिव द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फ्लोइंग सॉलिड। तो देखिए पहला है आइस, और आइस में हमेशा क्या होता है कि हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात को याद रखिएगा, आइस के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और आयोडीन जो है, तो आयोडीन आप ऐसे ही समझिए कि आयोडीन कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था कि भान डर वाल्स फोर्स जो होता है वो खास करके ऐसे एटम में होता है जिसके ऑक्टेट करीब करीब भरे होते हैं या पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। तो खास करके अगर 7th के ए ग्रुप को देखा जाए, चाहे 0 ग्रुप को देखा जाए, तो उसमें भान डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो उस केस से आप आयोडीन को मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था। तो ये आयोडीन में हम लोग भान डर वाल्स फोर्स, और उस भान डर वाल्स फोर्स में मुख्य रूप से मैंने लिख दिया है कि डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे भी नॉन पोलर के कंडीशन में, जहाँ नॉन पोलर का कंडीशन होगा बताए थे, उसमें डिस्पर्सन फोर्स होता है या लंदन फोर्स होता है। तो ये सभी भान डर वाल्स फोर्स के ही भाग होते हैं। तीसरा है कॉपर, तो मेटल है, तो मेटल से ही आपको पता है कि मेटालिक बॉन्ड होगा। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ का भाग है? आप देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है 2nd के ए ग्रुप का है। तो मैंने बताया था आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि फर्स्ट के एक अल्काली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दोनों में कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो मतलब कि अगर आयनिक सॉलिड है तो आयनिक बॉन्ड हुआ, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस तरीके से आपको किसमें कौन बॉन्ड होगा और कौन सा मतलब कि सॉलिड होगा, इस तरह से दोनों बात याद रखना होगा। और किसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, इस बात पर ध्यान देना होगा। तो ये 2-3 बातें जो मुख्य है, और उसमें क्या एग्जाम्पल होगा, तो यही 2-3 बातें आपको याद रखना होगा। तो ये बहुत ईजी है, मैंने इस तरह से लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द नोबेल गैस। देखिए वही बात है। अब बताइए कि नोबेल गैस में किस प्रकार का फोर्स हो सकता है। बताइए कि नोबेल गैस में भान डर वाल्स फोर्स होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि नोबेल गैस जो होता है उसमें करीब करीब ऑक्टेट जो है कम्प्लीटली पूरा है। तो जिसमें कम्प्लीटली ऑक्टेट पूरा होता है या लगभग पूरा रहता है, उसमें भान डर वाल्स फोर्स होता है। तो सीधी सी भान डर वाल्स फोर्स है। और भान डर वाल्स फोर्स में मुख्य रूप से सबसे वीक फोर्स जो होता है डिस्पर्सन फोर्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि भान डर वाल्स फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस पोरस। आइस पोरस का स्ट्रक्चर, तो देखिए कि इट हैज केज लाइक, यह केज लाइक का स्ट्रक्चर रखता है, रिजल्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नतीजा होता है।
इसको मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते क्या होता है, इसमें केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यही बात को आपको शो कर देना है। तो मुख्य रूप से हमारे क्वेश्चन लिखने का मेन मकसद क्या था कि आपके क्वेश्चन से आपके दिमाग को डिटरमाइन करना कि मुख्य रूप से उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में किन किन एग्जाम्पल को और किस तरह के क्वेश्चन को दिमाग में रख करके हम चलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को मैंने कलेक्शन करके आपको दे दिया है, इसलिए इतनी बातें अगर दिमाग में रखिएगा तो फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अब इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आप कोनो क्वेश्चन का हल कर दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए अगला टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जान जाइए कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है एक जाल के समान रचना होती है और उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल की कैसी व्यवस्था होती है इसकी जानकारी इस चीज की जानकारी हम लोग एक क्रिस्टल लैटिस में देखते हैं। और एक क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं। अब सवाल है कि यूनिट सेल क्या होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप क्यूब देखे होइएगा, क्यूब घन को देखे होइएगा, तो एक क्यूब को हम लोग एक यूनिट सेल मानते हैं, क्योंकि यूनिट सेल जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर होते हैं वो बहुत सारे 3 डायमेंशनली व्यवस्थित रहते हैं और उसके प्रत्येक एक छोटा सा भाग, कहने का मतलब क्या है कि क्रिस्टल लैटिस में के एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा उसका जो भाग होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसे यूनिट सेल कहा जाता है। कहने का मतलब कि बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर के क्रिस्टल लैटिस तैयार करते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर मैं बताऊंगा कि बेसिकली जो है 7 यूनिट सेल को मान करके चला गया है, जिसको क्रिस्टल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो 7 बेसिक क्रिस्टल यूनिट सेल होते हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो यूनिट सेल की संख्या मतलब कि कितने क्रिस्टल लैटिस के अंदर हो सकता है, तो 32 हो सकता है। सारा बात मैं लिखवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसमें पार्टिकल की जो व्यवस्था होती है वो 3 डायमेंशनल होता है, पहली बात। और क्या होता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल की कैसी व्यवस्था होती है, इस चीज को हम लोग क्रिस्टल लैटिस में देखते हैं। ठीक है, और उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी उसमें उसको एक पॉइंट द्वारा निरूपित करते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टल साइट कह सकते हैं, चाहे लैटिस साइट कर सकते हैं। क्रिस्टल उसको लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहे चाहे लैटिस साइट कह सकते हैं। तो कहने का मतलब एक क्यूब जैसा आप देखे हैं, तो एक क्यूब को ही मान करके चलिए कोई यूनिट सेल है। तो उस तरह से बहुत सारे यूनिट सेल उसके अंदर एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर होता है। तो और सब उसमें जो पार्टिकल जो होते हैं उसकी व्यवस्था कैसी होती है, 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में कि इट इज द फ्रेमवर्क, यह कैसा ढांचा है विच इन्फॉर्म्स हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन द सॉलिड। कहने का मतलब है कि सॉलिड के अंदर किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की व्यवस्था है, मतलब वो फ्रेमवर्क को निर्धारित करता है। मतलब कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है क्रिस्टल लैटिस जिसमें उस सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को निरूपित करता है, उसके अंदर पाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि उस सॉलिड के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो उसकी व्यवस्था कैसी होती है। तो व्यवस्था होता है 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ लिखा है कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर जो 3 डायमेंशनल जो हम व्यवस्था करते हैं पार्टिकल्स की, इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एंड ईच पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। कहने का मतलब है कि इस 3 डायमेंशनल व्यवस्था को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं और उसके प्रत्येक पार्टिकल को एक पॉइंट द्वारा निरूपित किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो इस कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स की व्यवस्था 3 डायमेंशनल रूप से उस क्रिस्टल के अंदर करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है, और उस ढांचे के अंदर ये देखने को मिलता है कि कहने का मतलब कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की व्यवस्था कैसी है। तो व्यवस्था कैसी है, मैंने शुरू में भी बताया था कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल की जो व्यवस्था होती है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल and it is represented diagrammatically and each point is represented, मतलब कि each
particles is represented by a point and this type of arrangement is known as crystal lattice। और जो पॉइंट होता है उसके प्रत्येक पॉइंट को, मतलब जैसे मान अगर क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में तो 8 हुआ कॉर्नर होता है, आप देखिएगा, तो प्रत्येक कॉर्नर पर हमने एक एक पॉइंट दे दिया। तो हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो एक पॉइंट है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइड कहते हैं। तो अब अगर ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्रिस्टल लैटिस होता है तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि एक इस तरीके से क्या कीजिएगा कि एक क्यूब बना लीजिएगा, एक ऐसा लाइन खींचिएगा ऐसे, और ऐसा एक, फिर यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच लीजिए ऐसे, और देखिए एक क्यूब बन गया। जैसे जैसे देखिएगा हम बना रहे हैं इसलिए कि इस पर ध्यान दीजिएगा तब बना पाइएगा। इस तरह से हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए इस तरह से क्यूब बना लीजिएगा, और बनाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से जो इसको इस मतलब कि इसको जो मिलाए हैं जहाँ यहाँ पर, तो इसके सेंटर को ऐसे एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए, इसके सेंटर पर मतलब इसके सीधे में मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है, इसके सीधे में मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है, और इसके सीधे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक उसी तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, अगेन इसको ऐसे मिला दीजिए, और पुनः इसको ऐसे मिला दीजिएगा, इस तरह से मिला दीजिएगा। तो पहले से जो क्यूब बनाए थे ये पार्टिकल से यहाँ पहले से कॉर्नर पर है, पहले से यहाँ देखिए कहाँ कहाँ कॉर्नर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसके बाद ये देखिए यहाँ है, ठीक है, और इसमें यहाँ है, यहाँ यहाँ है, इस तरह से आपने देख लिया। और जहाँ जहाँ आप मिलाए हैं वहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए, जहाँ जहाँ ऐसे मिला है उसको पॉइंट दे दीजिए, ऐसे दे दिए। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर एक बात दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा बनाने का टेक्निक, कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से आप लाइन लेकर चलते हैं तो इस लाइन को अंत तक फिर लीजिएगा। एक इसके भीतर वाला लाइन से अगर आप शुरू करते हैं तो इसको यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, अंतिम छोर पर लीजिएगा, अंतिम वाला लाइन पर, और यहाँ से लाने के बाद पुनः इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये तीसरे लाइन पर इस तरीके से। और जब यहाँ से अंदर से लाइन फिर नीचे खींचेंगे तो यहाँ अंत हो जाएगा, यहाँ ऐसे अंत कर दिया। अब इस पॉइंट को ऐसे हमने मिला दिया, ऐसे मिला दिया। अब देखिए अब इसी तरीके से किधर एक लाइन खींच लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लेकर चलेंगे, अगर यहाँ से इस पॉइंट से भीतर से, तो इसको सीधे एकदम अंत तक ले जाएगा, क्लियर। अब देखिए इधर, तो जब ये अंत तक यहाँ लाए हैं, यहाँ पर लास्ट, तो अब इस लास्ट से इस भीतर वाला पर तीसरा पर ला दीजिए कि इस तरीके से मान लीजिए कि ऐसे ला दिए, ऐसे मिला दिया। अब यहाँ से ये भीतर वाला है तो ये भीतर वाला फिर कहाँ जाएगा, एकदम लास्ट में से चला जाएगा, ठीक है। इसको फिर ऐसे मिला दिया, ठीक। अब यहाँ जो पॉइंट है अगर चाहिएगा कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से इसको सेंटर से मिलाना तो आप मिला सकते हैं, तो हमें इतना नहीं मिलाना, बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस इतना भी बना करके आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहिएगा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को तो यहाँ से इसको भी ऐसे मिला सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब है कि सारे लाइन को मिलाने के बाद जैसे यहाँ पॉइंट हो गया, फिर यहाँ पॉइंट हो गया, इस तरीके से यहाँ पॉइंट हो गया, ऐसे 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 पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इस तरीके से ऐसे जो दिखाई दे रहा है पॉइंट, ऐसे ऐसे जो दिखाई दे रहा है। तो प्रत्येक क्या होगा कि अलग अलग एक खाना बन गया है, एक तरह से देखिए कि अलग अलग छोटा 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 हिसाब बन गया। तो और इसमें पार्टिकल की जो व्यवस्था है 3 डायमेंशनल होता है, तो इसका जो छोटा सा खंड होता है उस छोटे खंड को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। कहने का मतलब है अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जैसे इस पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे या लैटिस, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस हो गया। और क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पॉइंट पाया जाएगा, जो पार्टिकल्स की जो देखा जाएगा, उसे क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो हमने यहाँ लिख दिया लैटिस पॉइंट, हमने यहाँ लिख दिया लैटिस पॉइंट, और इसको आप लैटिस साइट भी कर सकते हैं, लैटिस साइट। और ये जो डायग्राम हो गया क्या चीज, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस।
तो इसका जो छोटा फॉर्म हो गया वही जो क्यूब के रूप में हम लोग शो करते हैं, जिसको यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल जो होते हैं एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर होते हैं। बेसिकली 7 यूनिट सेल होते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम अगर क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर कोई पूछता है कि यूनिट सेल कितने होते हैं तो 32। मैं ये बात सारे बाद में लिखाऊंगा। तो अभी आप इतना ही जानिए कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल मिल करके एक क्रिस्टल लैटिस की रचना करता है। और ये यूनिट सेल जो होता है उसमें पार्टिकल्स की होती है व्यवस्था 3 डायमेंशनल। इसको समझने के लिए क्यूब द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, बात समझिए, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस। तो इन क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक पॉइंट के द्वारा जो निरूपित करते हैं दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। दैट इज ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पर इस बात को आप नोट कर लीजिए कि ईच पॉइंट, लिखिए ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस is called lattice point. Lattice point. Lattice point कहिए। चलो ठीक है। तो देखिए ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, या फिर इसको हम लोग लैटिस साइट कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि यूनिट सेल क्या होते हैं। जब तक से हम लोग यूनिट सेल नहीं देखेंगे तब तक से आगे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ क्रिस्टल लैटिस बता रहा है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। कि क्रिस्टल लैटिस में बहुत 3 डायमेंशनल पार्टिकल्स की व्यवस्था होती है और एक फ्रेमवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये बात को याद रखिएगा। बहुत सारे यूनिट सेल, तो हम आप कह सकते हैं बात की क्या कि तो स्मॉलेस्ट यूनिट, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज, तो कहेगा कि यूनिट सेल। द यूनिट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कहने का मतलब अगर एक मकान को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटें की जरूरत है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। और बहुत सारे ऐसे मकान में ईंटें जुड़े गए हैं तो सारे ईंटें मिल करके वो क्या बना गया, क्रिस्टल लैटिस बना दिया। उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है, वो यूनिट सेल है। तो हम आपको यूनिट सेल आगे बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि क्रिस्टल लैटिस आप समझे कि नहीं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, इट इज द फ्रेमवर्क विच इन्फॉर्म हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन द सॉलिड। कहने का मतलब एक सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की व्यवस्था कैसी है, उस फ्रेमवर्क के अंदर इस बात को निरूपित करता है क्रिस्टल लैटिस। तो व्यवस्था जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो मैंने दूसरा लाइन क्या लिखा है, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically and each particle is represented by point। प्रत्येक को एक पॉइंट के द्वारा निरूपित किया जाता है। This type of arrangement is known as crystal lattice and each point in the crystal lattice is known as lattice point और lattice site। इतना बात आप समझिए कि क्रिस्टल लैटिस यही होता है। आगे हम लोग अब यूनिट सेल पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही रहने दीजिए। तो इन सारे चीज को नोट कर लीजिएगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा और इसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, ओके।